Um, Hello students, now this is the experiment number 7 according to your book, and now we will find out our objective is our aim is using simple pendulum plot LT and LT square graph. This is our objective using simple pendulum plot LT and LT square graph. Okay students, so now first we study about our simple pendulum. What is the simple pendulum? And now I am telling you simple pendulum क्या होता है. So first, if we have a rigid support and we tie a bob or solid body with thread and hang with its rigid support, this arrangement is called the simple pendulum. Simple pendulum. It can move in the oscillatory motion, just like I do this. ये फ्री होता है ऑसिलेटरी मोशन में. That's this. Suppose if we hold this solid and we carry on to this point, अगर हम इसको यहाँ तक ले जाते हैं और फिर इसको फ्रीली ड्रॉप करते हैं, if we drop freely, it start in moving and it moves in the oscillatory motion. इसका जो मोमेंटम होता है oscillatory motion होता है. It can, suppose this is the mean position, जहाँ पर ये आपका हैंग होता है, जहाँ पर स्टिल होता है, that is the mean position. और इसको जिस पॉइंट तक ले जाकर फ्री करते हैं, this is the external position. This also external position. जब हम इसको फ्रीली इसको छोड़ देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, ये फ्रीली मूव करता है. पहले यहाँ से ये हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक जाएगा, फ्री यहाँ से यहाँ आएगा. तो ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इसको यहाँ से इसको ला करके यहाँ तक ले जाते हैं और फिर इसको फ्री ड्रॉप करते हैं, तो मूव करता है, फिर यहाँ पर आता है, अगेन यहाँ पर आ जाता है. तो दैट इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वाइब्रेशन. ओके, एक कंप्लीट ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कह सकते हैं कि जब हम इसको यहाँ से लेकर इसको या इस पॉइंट तक लाकर फ्री ड्रॉप करते हैं यहाँ से, तो ये आपका पेंडुलम आपका सॉलिड पहले यहाँ पर आता है, फिर यहाँ से ये मूव करता है इस पोजीशन पर और फिर अगेन यहाँ पर पोजीशन पर आता है. तो जैसे यहाँ पर आया तो इसको मतलब कह सकते हैं कि इट विल बी कंप्लीट वन रोटेशन और वन कंप्लीट वाइब्रेशन और ऑसिलेशंस. सो अब आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई कि ऑसिलेशन क्या है या वाइब्रेशन क्या कहते हैं. ये हमारी बात क्लियर हो गई. तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज द एल. एल क्या है? व्हाट इज द एल? L stands for the length for, this is the length of simple pendulum. Length of pendulum. हम लोग इसको length कहते हैं. But how will you find out the length of the pendulum? कैसे इसको find out करते हैं? Okay students, कैसे find out करते हैं? Now, here L is to find the L.
we find out the L dash. L dash, what is the L dash? L dash is the length of the thread, जिससे हम लोग हैंग करते हैं, उसका थ्रेड ये जो होता है, दिस इज द स्मॉल या एल स्मॉल कर सकते हैं, दिस इज कैपिटल एल, दिस इज द स्मॉल एल. एच इज द लेंथ ऑफ द हुक, जिस हुक से उसको टाई करते हैं उसको हम लोग एच कहते हैं. प्लस आर, रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉब, दिस इज द बॉब. So here is R. So R is the radius of the bob. The sum of all these means L plus H plus R is equal to capital L. Capital L means length of the pendulum. Means if you have to find out the length of the pendulum, so we can find the length of the bob, length of the thread, फिर हुक निकालेंगे, फिर रेडियस निकालेंगे. तो तीनों को हम लोग उसको ऐड कर देंगे, जो फाइनली आएगा वही लेंथ ऑफ द पेंडुलम है. नाउ सपोज दैट दिस इज द बॉब, यू आर सीइंग द बॉब. मेरे ख्याल से बॉब दिख रहा होगा आपको. एंड दिस इज लेंथ, दिस इज द थ्रेड. तो एल डैश जो इसका लेंथ होगी एल डैश हो जाएगा. एंड हुक जिस पर हम ये हैंग, जिस पर ये थ्रेड टाई किया हुआ बांधा हुआ है, इसको हुक कहेंगे, इसका भी कुछ लेंथ होगी और इसका कोई रेडियस होगा. तो सम ऑफ ऑल दिस, सभी को हम ऐड कर देंगे तो आएगा टोटली लेंथ ऑफ द पेंडुलम. ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस टाइम पीरियड टी. तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेंथ कैसे निकालेंगे. तो इसको लेंथ ऑफ द थ्रेड को निकालने के लिए हमारे पास स्केल, आई हैव अ मीटर स्केल. यू आर सीइंग हियर, दिस इज द मीटर स्केल एंड वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द थ्रेड जस्ट लाइक एज दिस, एंड यू कैन टेक द लेंथ any length 80, 70 as you wish. So now H को फाइंड आउट करने के लिए, H क्या है, हुक है. हुक का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है, और या तो फिर जो है आपका मीटर स्केल से भी कैन मेजर थ्रू मीटर स्केल आल्सो. एंड रेडियस ऑफ द बॉब, रेडियस ऑफ द बॉब को फाइंड आउट करने के लिए आई हैव अ Vernier calipers, and we have performed the experiment of the Vernier calipers in the first and second period. So हम लोग इसको ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हैं. तो इसको हम लोग यहाँ से इसको फंसा करके ऐसे फोल्ड करके रेडियस इसको फाइंड आउट, डायमीटर निकाल लेंगे. डायमीटर का हाफ रेडियस होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं. रेडियस ऑफ टाइम पीरियड, हाउ विल यू फाइंड आउट टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम, टी फॉर टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या था, व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम पीरियड ऑफ द बॉडी एग्जिस्टिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड टेकन बाय इट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशंस. अगर वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. दैट इज टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड को कैसे निकालेंगे कि अगर हम इस बॉब को एक पॉइंट तक ले आएंगे और फ्रीली ड्रॉप करेंगे तो ये बॉब कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लगता है तो उसको निकाल, तो वो टाइम ही टाइम, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर इसको यहाँ से फिर यहाँ मूव करेगा और फिर अगेन यहाँ पर आएगा.
जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा इट मीन्स कॉल्ड द टाइम पीरियड। तो कैसे निकालेंगे? तो आई हैव अ स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, आई हैव स्टॉप क्लॉक एंड इसको हम यहाँ तक ले आएंगे और जैसे ही ये यहाँ पर आएगा इसको ऑन कर देंगे, स्टॉप क्लॉक को ऑन कर देंगे और फिर ये वाइब्रेशन यहाँ आएगा और फिर यहाँ पर अगेन यहाँ पर आ जाएगा तो हम 1 काउंट करेंगे, 1 कंप्लीट। ऐसे ही 2 काउंट करेंगे, ऐसे ही फिर 3 काउंट करेंगे, सिमिलरली 4, 5, 6 एंड यू विल काउंट अप टिल 20 वाइब्रेशंस, 20 वाइब्रेशंस तक काउंट करेंगे। तो टाइम पीरियड 20 वाइब्रेशन काउंट करेंगे। तो इसका मतलब कि सपोज दैट 20 वाइब्रेशन में 40 सेकेंड्स लग रहा है, 20 वाइब्रेशंस में सपोज दैट 20 वाइब्रेशंस में कितना टाइम लग रहा है? 40 सेकेंड्स लग रहा है कंप्लीट करने में। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 40/20 इक्वल टू 2 seconds. So time period of the pendulum is 2 seconds. Right? Time period of the pendulum is 2 seconds. मतलब एक वाइब्रेशन करने में 2 सेकेंड लगता है, तो 20 वाइब्रेशन में 40 सेकेंड लग रहा है। ये चेंजेस होते रहते हैं। मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द T is equal to 2 pi under root L by G। L कैपिटल L का ये होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड डिपेंड ऑन द 2 pi under root L by G। मीन्स टाइम पीरियड डिपेंड करेगा इस 2 pi, पाई की कांस्टेंट होती है, L और G की वैल्यू कांस्टेंट होती है। किसी एक प्लैनेट पर, डिफरेंट प्लैनेट पर डिफरेंट हो सकती है। सो हम वी कैन चेंज द L, जी को चेंज नहीं कर सकते। सपोज दैट मैं यहाँ पर हूँ, जिस प्लेस पर हूँ, इस प्लेस पर अगर मुझे जी की वैल्यू चेंज करना होगा तो आई एन अनेबल, मुझको अगर जी की चेंज करना होगा तो मुझे किसी दूसरे प्लेस पर ले जाना पड़ेगा, दूसरे प्लेस पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर जी की वैल्यू डिफरेंट में भी हो सकती है। अगर मैं किसी दूसरे प्लैनेट पर जाऊँगा तो वहाँ पर डिफरेंट और हो सकती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो जहाँ पर प्लेस पर ये जी की वैल्यू इस प्लेस पर कांस्टेंट, एल की वैल्यू वी कैन चेंज द एल। सो टाइम पे डिपेंड ऑन द एल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर डिपेंड करेगा। लेंथ विल बी चेंज, टाइम पीरियड विल बी चेंज, टाइम पीरियड विल बी चेंज एंड सेम एज ग्रेविटी। तो आइए देखते हैं कि एल और टी में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है। इफ एल विल बी इंक्रीज, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीज, एल विल डिक्रीज, टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि 40 सेकंड्स 20 वाइब्रेशन में 40 सेकंड लगा। अगर हम उसी लेंथ को चेंज कर दें, अगर कम कर दें, लेंथ को कम कर दें, तो मे बी कि टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा, राइट। और अगर उसको इंक्रीज कर देंगे, लेंथ को इंक्रीज कर देंगे, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ग्रेविटी की बात करते हैं। Gravity, time period inversely proportional to gravity. It means you can say if gravity will be increased, time period will be decreased. If gravity will be decreased, time period will increase. अगर आप इसको इसी पेंडुलम को, सेम लेंथ का पेंडुलम हो, सेम रेडियस का हो, तो वहाँ पर हम अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे, यानी सपोज हम लोग वी गो टू मून सेम पेंडुलम को लेकर के, तो उस कंडीशन पर ग्रेविटी क्या हो जाएगी? अर्थ से आपके मोर देन कम होती है, 1/6 कम होती है। तो वहाँ पर भी ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। जो टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा, जैसे टाइम पीरियड 2 सेकेंड से यहाँ पर आया है, तो वहाँ पर टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा आएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेविटी टाइम पीरियड पर डिपेंड करता है लेंथ पर और ग्रेविटी पर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेंथ को ही चेंज करेंगे। इन दिस एक्सपेरिमेंट हम लोग लेंथ को ही चेंज कर सकते हैं। तो डिफरेंट लेंथ को हम लोग डिफरेंट टाइम पीरियड निकालेंगे एल पर। तो एल वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ द एल 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, 120 सेंटीमीटर, डिफरेंट निकाल सकते हैं। और डिफरेंट पर हम लोग डिफरेंट और ऐसी लेंथ हम लोग लेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो एल और जी का ये आपका
वैल्यू होगा, यानी कि हमें पता चल गया कि टाइम पीरियड में लेंथ और ग्रेविटी को बदलना है। ओके, तो नाउ हाउ विल यू टेक द एल, कैसे एल को लेते हैं और फिर जी कैसे लेते हैं। अभी इस पार्ट में दो पार्ट बनाऊंगा, एक पार्ट आपका एक्सपेरिमेंटल का थ्योरेटिकल का होगा, सेकेंड पार्ट आपका एक्सपेरिमेंटल का होगा। तो ये पार्ट आपका थ्योरेटिकल है, सो आई एम टेलिंग यू द थ्योरी पार्ट इन दिस वीडियो एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल हाउ विल यू टेक द रीडिंग्स। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी, अब ये फ्रीक्वेंसी की थोड़ा सा चेक करते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बॉडी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड। इसको ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जैसे कि एक वाइब्रेशन, हाँ, तो यहां पर देख सकते हैं कि अभी आपने टाइम पीरियड को देखा कि 1 कंप्लीट, टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय द पेंडुलम इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी में कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं एन इज इक्वल टू 1/t होता है, ठीक है। सपोज के पहले मैंने टी की वैल्यू t पर 2 सेकेंड निकाला था, तो यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 1/2 यानी 0.5, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय द n, ठीक है। तो amplitude, what is the amplitude? The distance between the mean and external position is called the amplitude. ये distance between mean position and external position is called the amplitude. This is called the amplitude. The distance between mean position and external position is called the, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस होगा, that is called the amplitude. और लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम हो चुका है। यू विल डोंट राइट द प्रोसीजर हियर एंड नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट द लेंथ। जैसे भी मैंने बताया ना, एल क्या होता है, एल प्लस एच प्लस आर। तो सपोज दैट हम एल की वैल्यू 80, वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ द 80 सेंटीमीटर, वी आर टेकिंग द 80 सेंटीमीटर, सपोज दैट। तो इट मीन्स कि हमारा ये टोटल सम ऑफ द ऑल एल प्लस एच प्लस आर पूरा मिलाकर के 80 होना चाहिए। मीन्स पेड ही नहीं बल्कि इन सभी का सम 80 होना चाहिए। तो सपोज दैट ये आपका जो है बॉब है, तो बॉब का रेडियस को चेंज नहीं कर सकते, ना इसका हुक का चेंज कर सकते हैं, केवल चेंज कर सकते हैं तो थ्रेड का। तो पहले हम चेक कर लें इसका रेडियस क्या है, इसका क्या रेडियस है। रेडियस जो भी होगा डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर फाइंड आउट करने के बाद जो भी आएगा रेडियस आएगा, और रेडियस के बाद फिर हम उसको ले लेंगे और फिर उसके बाद उसका हुक निकालेंगे, लेंथ ऑफ द हुक, लेंथ ऑफ द हुक क्या है उसको निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। सपोज दैट ये मैंने इसको ओपन कर लिया, ये
और ये आपका वार्नियर कैलिपर्स है यहाँ पर, मैंने इसको, और यहाँ पर जो आया 2.4 आया, 2.4 और डिवीजन 44, 2.44, बट ये है कि मैं आई एम टेलिंग यू आई एम नोटेड हियर कि रेडियस ऑफ द बॉब इज r इज इक्वल टू 2.44 आया, यहाँ डायमीटर 44 सेंटीमीटर। सो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 2.44 डिवाइड बाई 2, r इज इक्वल टू 1.22 सेंटीमीटर रेडियस। लेंथ ऑफ द हुक, ये हुक का लेंथ जितना कि ओपन है 1.4 centimeter is the length of the hook. H is equal to 1.40 centimeter. Okay, so H plus R is equal to H plus R equal to 2, 4 to 6, 2.62. अगर क्लियर लिख रहा होगा 2.62, बट आई एम टेलिंग यू 2.62 here. So now L क्या है? लेंथ ऑफ द L is equal to length of the thread. लेंथ ऑफ थ्रेड हमें निकालना है, तो L is equal to कैपिटल L माइनस H प्लस R. सो कैपिटल L is equal to 80 माइनस H plus R is equal to 2.62. So we can put here 2.62. अब इसको माइनस कर दो, तो 80 2.62 माइनस कर, तो 10 में से 2 निकल गया 8, 9 में से 6 निकल गया 3, और ये 9 में से 2 निकल गया 7 और 7 मीन 77.38. इसको हम राउंड फिगर में लगा लें, यानी 77.38. इसको थोड़ा सा राउंड फिगर निकल लें, तो L is equal to 77.4 सेंटीमीटर. यानी कि जो रेडियस होगा, ये यानी कि जो उसका थ्रेड का जो लेंथ होगा अब वो 77.4 सेंटीमीटर हो जाएगा. उसको ले लेंगे और प्लस ये दोनों के है, ये तो पूरा मिला करके 80 कंप्लीट हो जाएगा. और फिर किसी एक रिजिड सपोर्ट से उसको हैंग कर देंगे, तो आपका ये एकदम क्लियर हो जाएगा. तो ये एकदम उसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट होता है आपका. सो नाउ दिस इज योर फाइंड आउट, दिस इज अ वैल्यू टू फाइंड हाउ विल यू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ द L. एंड अब हमारे पास L तो निकल आया है, सपोज अब ये हो गया 80. नाउ L की वैल्यू आपकी 80 सेंटीमीटर. ऐसे हम लोग ले लेंगे थ्रेड को हम लोग मेजरमेंट करके 77.4. और अब T फाइंड आउट करना है. T टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड के लिए हम लोग सेटअप पर चलेंगे और उसको टाइम पीरियड को फाइंड आउट करेंगे कि हाउ विल यू फाइंड आउट द टाइम पीरियड. ओके, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के बाद हम लोग उसको दोनों को प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे. L क्या है, ठीक है. तो L को डिफरेंट ले सकते हैं. L को 80 से स्टार्ट करेंगे, 80 लेंगे, फिर 90 लेंगे, 100 लेंगे सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोग लेंगे.
ठीक है, 3-4 रीडिंग, 4-5 रीडिंग हम लोग ऐसे ले लेंगे और फिर हम आपको बता देंगे कैसे लेंगे, हाउ विल प्रिंट द ट्यूब। ओके, तो उसके लिए हम लोग स्टॉप क्लॉक का यूज़ करेंगे। स्टॉप क्लॉक मीटर स्केल है ही है, तो इसका हम यूज़ करके उसको फाइंड आउट करेंगे। तो in this part we have performed, I told you the theory of this experiment, and in the next part the conclusion and we will find out the result in the next video. So okay students, now